बहुत थैंक यू सर, आपने बच्चों को इतना मोटिवेट किया क्योंकि जर्नी बहुत ही कमाल की रही है। कहाँ शुरू है और कहाँ पहुँचे और कहाँ भी जाना है। और जिस तरह से इनका ना चेहरे पे मासूमियत है और बुरा बना है, दिल में भी बातों लगी कि सबसे मिलकर चलो, सबको साथ देकर चलो, है ना। ये आज के ज़माने में ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यू विल अर्न मनी, यू विल अर्न बिलियंस, लेकिन इफ यू नॉट ग्राउंडेड तो सब चीज़ें बेकार है। तो रिश्ते बनाना, रिश्ते बना कर रखना, सबको साथ लेकर चलना। और फिलैंथ्रोपी जो भी कोरोना उन्होंने इतने लोगों को सहायता की है, जब लाया उन्होंने, ये बातें कम है। बिहार में, यूपी में, उड़ीसा में कहाँ डाल के ना इनके वर्कर्स थे, वहाँ घर घर में खाना पहुँचाया, है ना। तो ये भी एक अपने आप में ना एक मिसाल है कैसे लोगों ने और भी मदद की, who could not repay them back। धन्यवाद यहाँ आने के लिए एंड टू वेलकम यू एक स्मॉल कॉलेज के प्यार का तोहफा आपके लिए। सर, मेरे प्यारे बच्चों एंड टीचर सभी को मेरा, मैं सैयद फरहाद अली, बहुत छोटे से गांव में रहने वाला, जिससे केटा एक जगह है यूपी में, वहाँ का एक कस्बा है डंडुलवारा, वहाँ का एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है चिरुल, जहाँ अमीर खुसरो का नाम आपने सुना होगा। उनके गांव जहाँ वो पैदा हुए, उनके तकरीबन 2 किलोमीटर दूर मेरा गांव। तकरीबन मेरी उम्र 13-14 साल की थी और मेरे घर के हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, तो मुझे रोजी रोटी की तलाश में घर को छोड़ना पड़ा। घर की लाइफ जो थी, गांव की नॉर्मली लाइफ, जैसे आपको पता है कि गांव का रहने वाला आदमी वही अपना देसी अंदाज में रहना, जो मिल गया वो खा लिया, जो मिल गया वो पहन लिया, इसी तरह से गुजर बसर होती थी हमारी फैमिली में। हमारे बूढ़े बाबा और भाई बहन 10-12 लोगों की फैमिली थी, लेकिन घर के हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं। उस टाइम में तकरीबन 7th क्लास में पढ़ता था और किसी वजह से, फाइनेंशियली वजह से मैंने तो मैं आगे नहीं पढ़ पाया। जहाँ के 6ठी क्लास से इंग्लिश स्टार्ट होती थी, तो मुझे इंग्लिश की ABCD भी नहीं पता कि इंग्लिश क्या होती है। उस दौरान घर के हालात की वजह से मुझे फिर रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली निकलना। वो वक्त था तकरीबन 84 का। जब मैं दिल्ली आया तो आने के बाद में यहाँ पर मेरा कोई सहारा नहीं था कि मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। न मेरे पास एजुकेशन थी और न मेरे पास कोई नॉलेज थी किसी भी काम की। तो मैं कुछ भटका इधर उधर, कई रोज तक भटकता रहा कि किसी तरीके से मुझे कोई सहारा मिल जाए। बट अगर तलाश, इस जगह पर मुझे एक शेर आ जाता है कि अगर तलाश करेंगे तो मिल ही जाएंगे, मिल ही जाएगा, मगर हमारी तरह कौन तुमको चाहेगा। तुम्हें चाहने वाले तो बहुत होंगे, लेकिन वो नजरें हमारी कहाँ चला। हमने तलाश किया और तलाश करते करते एक साहब हमें मिले जो कि हमारे गांव के नजदीक है। जब उनको मैंने अपना हालात बताए तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको काम सिखाते हैं। वो शूज की मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। मैं कहा ठीक। तो उन्होंने मुझे अपने पास रख लिया। वो बल्ली मारन, तो आपने बहुत अच्छी तरह से नाम सुना होगा, पुरानी दिल्ली का एक जगह है बल्ली मारन। वहाँ पर एक ऊंचा धोबी वाला फाटा हुआ करता था, उसमें उनका एक छोटा सा कारखाना, तकरीबन 10 बाई 10 के कमरे में एक फैक्ट्री वो लगा हुआ था। 4-5-7 लोगों के साथ में मिलकर काम किया करता था। उन्होंने मुझे अपने साथ लगाया और उन्होंने मुझे काम सिखाना स्टार्ट किया। तो वहीं रहना होता था, पूरा दिन काम किया करते थे और रात को वहीं पर उस जगह को साफ किया करते थे और वहीं आराम करते थे। इस तरह से हमको 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये वो जो दिया करते थे, उसमें हम अपना गुजर बसर वहीं से खाना वाना करके कर लिया करते थे। धीरे धीरे तकरीबन 6 मंथ के अंदर हमने काम उनके साथ किया और काम करने के बाद में हमने जब काम सीख लिया तो फिर सेपरेट काम करने का प्रोग्राम हमने बनाया कि अब हम कहीं डिफरेंट जगह पे काम करें जिससे कि हमारी इनकम ज़्यादा हो। और फिर हमने वहाँ से काम छोड़ दिया। उसके बाद में हम काम की तलाश में निकल गए, लेकिन नए आदमी को कोई भी इतना इजीली एक्सेप्ट नहीं करता जब तक कोई आपका लीड ना। भटकते रहे तो कुछ जगहों पे जाके फिर हमें काम मिला, तो कभी 30 रुपये, कभी 40 रुपये, कभी 50 रुपये, कभी 100 रुपये का काम हम
करना चाहिए। धीरे धीरे जैसे जैसे हमें नॉलेज और मिलती रही, हम आगे बढ़ते रहे और 84 से लेकर 86 तक फिर हमने उस कारीगरी का काम किया मुख्तलिफ जगहों पर। तो जो हम काम किया करते थे, क्योंकि हमारे घर के हालात भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे और हमें अपने बारे में भी कुछ करना था, तो उसमें से कुछ पैसे अपने बूढ़े बाप भाई बहनों के लिए भेजा करते थे और कुछ अपने लिए हम सेव किया करते थे कि ताकि हमारे फ्यूचर में हमारे भी ख्याल थे, हमारे भी सपने थे बहुत बहुत कि हम भी कुछ करें। एक जुनून था, करने का जुनून जिसको होना चाहिए। तो जब हम काम किया करते थे, तो जब रात को सोया करते थे तो खुली हुई आंखों से हम सपने देखा कि काश, जब हम कई बड़े ब्रांडों के बारे में देखते थे तो हमको लगता था कि काश हमारा भी ऐसा ब्रांड है। बट हालात कुछ ऐसे थे, लेकिन सपने देखना तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम भी सपना देखा करते थे। और जब रात को हम सपने देखा करते थे तो सुबह को हम फिर उसके ताने बाने में लग जाया करते थे कि अब हमें क्या करना है। तो फिर उसके बाद हमारे जो रात को जो हम सपने देखा करते थे खुली हुई आंखों से, उसके बारे में हम सुबह को जब उठते थे तो उसकी खोज में लग जाया करते थे कि हमको इस तरह से ये डेवलपमेंट करनी है, हमें ये क्वालिटी बनानी है, और हम धीरे धीरे उसमें कामयाब हो जाते थे। वक्त लगता था बट हौसला था, हिम्मत थी, तो हम उसको कामयाब कर लिया करते थे क्योंकि मैन्युफैक्चर थे। टेक्निकली नॉलेज हमें आ चुकी थी उस चीज़ में कि हमें कैसे बनाना है, क्या करना है, तो अच्छी से अच्छी चीज़ हम बनाने की कोशिश किया करते थे और कामयाब हो जाया करते थे। तकरीबन 2 साल का जब हमारा वक्त गुजरा और थोड़ा सा पैसा हमने इकट्ठा किया तो हमने एक किराए की जगह, एक जगह है जे कॉलोनी सीमापुरी, आपने सुना होगा, ओल्ड सीमापुरी में, वहां पर हमने एक छोटी सी जगह किराए की ली और 3-4 कारीगरों के साथ में हमने अपना काम स्टार्ट कर दिया। स्टेप बाय स्टेप हम काम करते रहे। 3 से 4, 4 से 5, 5 से 7 इस तरह से कारीगर हमारे पास जुड़ते रहे और हमें अच्छे बायर मिल गए जिनको हम सप्लाइयाँ देने लगे। मार्केट में जैसे बल्ली मारा हुआ करती थी, होलसेल की 1 करोड़ बाग होती थी, उनमें हम माल अपने दे दिया करते थे और हमारा काम डे बाई डे। बट हमने कभी क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं किया। शुरू से एक ही माइंड रखा कि क्वालिटी बेस्ट बनानी है, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं करनी है। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो आप जहां पर भी होगे बाहर आपको ढूंढ लेगा। अगर क्वालिटी आपकी अच्छी नहीं है तो कोई बाहर आपको कोई नहीं पूछेगा कि आप हो कहां पर, कमाओ कोई जरूर, बट आपको आपका नाम नहीं होगा। तो क्वालिटी सबसे बेटर है, क्वालिटी से कंप्रोमाइज कभी नहीं किया हमने। और आज भी आपको बताऊं कि आज की डेट में भी मेरी जितना भी काम है, मेरे पास 1-2 मेरे जो मार्केटिंग के बंदे हैं, अदरवाइज मेरे पास मार्केटिंग की बहुत बड़ी आज भी टीम नहीं है इतने काम के बाद में। उसके बाद मैं धीरे धीरे काम करता रहा, बहुत उतार आए, बहुत चढ़ाव आए, बड़ी परेशानियां आई, कई बार हालात ऐसे हो जाते थे काम के लिए पैसे नहीं होते थे। बट फिर सोचा कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, जब आदमी हिम्मत करता है तो उसकी खुदा मदद करता है। और यही सोच के ऊपर वाले से दुआ करते थे कि ऊपर वाले तो हमें कामयाब कर। हम लगे रहते थे उसके अंदर, लगे रहते थे। रास्ते में अच्छे और बुरे लोग सभी तरह के हमारे इस दुनिया में भांति भांति के लोग मिलते थे, उनसे हमें सबक सीखते थे। अच्छे लोगों से भी मिलता है और बुरे लोगों से भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है। ऐसा नहीं है कि बुरे लोग कुछ सिखा के नहीं जाते, बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। हमें वो सीखना है कि क्या चीज अच्छी है। सीखते रहे 86 से लेकर 92 तक हमने काम को बहुत अच्छा किया। और एक जगह हमने वहां पर उसके नजदीक में एक शहीद नगर जगह करके लगती है बॉर्डर, यूपी बॉर्डर पे, वहां तकरीबन 50-60 गज जगह ली और उसमें उसको 2-2.5 मंजिल बनाया। उस टाइम सबसे पैसों में जगह आ जाया करती थी वहां पर। उसको बनाने के बाद में वहां पर हमारे पास 30-40 वर्कर काम करने लगे। हमारा काम और हो गया, करते करते हमारे पास वहां 50-60 वर्कर काम करने लगे। हम और ग्रोथ करने लगे। उसके बाद तकरीबन वहां 3-4 साल हमने और काम किया, लेकिन वो रेजिडेंशियल कॉलोनी थी, उसकी वजह से हमें भी कुछ दिक्कतें आई और फिर हमारे जो नियर बाई थे उनको भी दिक्कतें आने लगी कि जहाँ फैक्ट्री होती है वहाँ रेजिडेंशियल में बड़ी दिक्कतें आती है। फिर हमने वहां से जगह को शिफ्ट किया। एक मादीपुर जगह है दिल्ली में, वो लाइब्रेरी की जगह है, वहां पर फुटवियर की छोटी छोटी बहुत सारी इंडस्ट्री है, तकरीबन 5000 इंडस्ट्री आज भी होंगी वहां पर। हमने वहां अपनी फैक्ट्री शिफ्ट कर दी। यहाँ से वहां जब हमने अपनी फैक्ट्री शिफ्ट की तो वहां पर क्योंकि वो मंडी थी तो वहां पर स्टेप बाय स्टेप हमारे पास वायर और जुड़ने लगे। उस दौरान में हमने कई बड़ी कंपनियों के लिए काम भी स्टार्ट कर दिया, जैसे कि वहां तकरीबन जाने के बाद हमारे पास 100 वर्कर काम करने लगे।
उसके बाद हमने वहां पर कई बड़ी कंपनियों का काम भी अपने साथ साथ स्टार्ट कर दिया, जैसे कि बाटा है, एक्शन है, रिलैक्सो है, मेट्रो है, इनको भी हम माल बना के देने लगे। जब इनको हम माल बना के देने लगे तो उस टाइम पे हमारे को थोड़ी सी और प्रॉब्लम आई कि हम अपने ब्रांड, जो हमारा अपना ब्रांड था डॉल्फिन फुटवियर है, इधर में मैं भूल गया आपको एक बात और बताना कि 92-93 के दरम्यान में फिर हमने एक शो देखा जिसमें डॉल्फिन का शो था। तो उस टाइम तक हमारी कोई फर्म का नाम नहीं था, लोकल बनाया करते थे, दिया करते थे। तो उस दरम्यान में हमने 92-93 में डॉल्फिन एक शो देखा। उस टाइम में लगा कि ये डॉल्फिन नाम बहुत इजी है, तो हमने डॉल्फिन नाम अपनी फुटवियर का रख दिया। डॉल्फिन शूज हमने 92 में डॉल्फिन शूज फर्म बना दिया। धीरे 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 जैसे हमारा और काम बढ़ता रहा, फिर हमने 99 के अंदर डॉल्फिन फुटवियर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दी 99 में। इस दरम्यान में हमारे पास एक्सपोर्ट भी स्टार्ट हो गया, हमने एक्सपोर्ट भी कर दिया वर्ल्ड के कई जगहों पे, यूरोप, मिडिल ईस्ट और अदर बहुत सारी जगहों पे हमने एक्सपोर्ट भी किया। चाइना वगैरह से हम इंपोर्ट भी करने लगे। काम ऊपर वाले ने बहुत अच्छा कर दिया, शुक्र उस ऊपर वाले का कि उसने बहुत अच्छा किया। बट अभी मंजिल पे नहीं पहुंचे, क्योंकि मंजिल और भी है। फिर हमें ऐसा लगा कि अब हम यहाँ पर रेजिडेंशियल, क्योंकि वो भी लालडोरे की जगह है और रेजिडेंशियल है वो भी बहुत ज्यादा, आए दिन वहां पर दिक्कतें आती थी, कभी एमसीडी की, कभी किसी की, कभी फायर की। तो हमें भी दिक्कतें आई। आने के बाद में हमने फिर अपने आप को बहादुरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया, जो कि एशिया का नंबर 1 हब हरियाणा सरकार ने बनाया, फुटवियर पार्क, जो आज की डेट में एशिया का नंबर 1 हब है फुटवियर्स का। बड़ी बड़ी फैक्ट्री, जितने भी शूज वाले हैं ऑलमोस्ट सारे वहां बैठे हैं। 2009 के अंदर हमने वहां पर जो परचेज की और परचेज करके एक बड़ा सेटअप लगाया। लेकिन इसी दरमियान में जब वह काम होने लगा, मेरे पास 150-200 वर्कर वहां पर, फिर हमने यहाँ से शिफ्ट कर दिया माधेपुर से, और वहां पर जाके बैठ गए। बट बिजनेस है, आपको पता है, उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। उस उतार चढ़ाव में मेरे साथ एक हादसा भी हुआ। 2016 में मेरी वाइफ की डेथ हो गई। मेरे बच्चे, ये मेरा बेटा है अमान, ये उस टाइम पे 12-13 साल का था। बेटी मेरी जैना तकरीबन 16 साल की थी, 15-16 साल की, ये 10-12 साल का। अब एक तरफ फैक्ट्री संभालना, दूसरी तरफ बच्चों को संभालना, बड़ा मुश्किल का काम। हौसला टूट गया, क्या करूं। बट फिर क्योंकि जुनून था, और एक वो किसी का शेर आया कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक दिया करते हैं। एक तरफ बच्चे, एक तरफ फैक्ट्री, बच्चों को संभालना भी जरूरी और फैक्ट्री को संभालना भी जरूरी। उस टाइम तक फैक्ट्री में तकरीबन 200 वर्कर काम कर रहे थे। धीरे धीरे बच्चों को भी संभाला, वो भी संभाला। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद में फिर कोरोना आ जाता है, कारोबार फिर डाउन हो गया। अब 200-250 वर्कर कोरोना में थे, कुछ चले गए, कुछ रह गए। फैक्ट्री को भी देखना है, उनको भी देखना है। उनके घरों पे फिर हमने जो हो सकता था, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम उनके घरों में भेजा, क्योंकि यहाँ तो रहे नहीं, सारे भाग गए। दिल्ली के तो उसमें 20-30 लोग होंगे, अदरवाइज सारे यूपी और बिहार से थे। तो जितना भी हो सकता था फैक्ट्री की तरफ से उनकी हमने हेल्प की। करने के बाद हमें ऐसा लगा कि कोरोना धीरे धीरे खत्म हुआ। फिर वो लोग जिनके साथ हमारा अच्छे ताल्लुकात थे, वो धीरे धीरे हमारे पास फिर आने लगे। आने के बाद में फिर उस तरह से काम जैसे पहले हुआ करते थे, वो काम हमारे फिर आगे बढ़ने लगे। बढ़ते 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 आज आपकी दुआ से मेरे पास इस टाइम पर तकरीबन 300 वर्कर से ऊपर काम कर रहे हैं, और मेरा बहुत अच्छा काम है। और काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर हम ये सोचें कि हम पढ़ लिख के ही सब कुछ कर पाएंगे, तो ये ऐसा नहीं है। पढ़ाई बहुत जरूरी है लाइफ में, क्योंकि मुझे भी कई जगह पे पढ़ाई का बहुत एहसास होता है, क्योंकि मुझे तो ABCD भी नहीं पता। अब मैं क्या करता, आज हर आदमी चाहता है कि इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। मेरे दोनों बच्चे RK-पुरम DPS से पढ़े हुए हैं। बेटी करोड़ीमल कॉलेज से फारिग है, बेटा भी अमेठी में पढ़ रहा है, सेकेंड ईयर है इसकी भी। मैंने भी कोशिश की कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दूं, क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है। बट ऐसा नहीं है कि
अगर पढ़े नहीं है तो कुछ कर नहीं सकते। जब मैं कभी अंबानी को देखता था, धीरू भाई अंबानी के बारे में सोचता था, तो मुझे लगता था कि ये एक नॉर्मल आदमी जब यहां हो सकता है तो मैं भी कुछ बन सकता हूं। एक पेट्रोल पंप पे मानना तो ये है कि अच्छा पढ़ो और अच्छा पढ़ के काम करो, लेकिन बहुत ज्यादा डॉक्टर, इंजीनियर और जो भी डिग्रियां हैं इनकी ओर में ज्यादा ना लगना। आप कोई भी हुनर के काम भी कर सकते हो, कोई टेक्निकल काम भी कर सकते हो। आपको आज मेरे सिखाए हुए तकरीबन 20 से 25 ऐसे लोग हैं जिनको मैंने फैक्ट्री में काम सिखाया था। आज वो तकरीबन 20-20, 30 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। कोई 50 लोगों को फैक्ट्री लगाए बैठा है, कोई 20 लोगों को लगाए बैठा है, कोई 30 लोग, जो कि सब मेरी तरह थे। मैंने तो 7th पढ़ी भी थी, उनमें से तो हो सकता है कि वो 7th भी नहीं पढ़ पाए, वो तो शुरू से ही बेचारे अंगूठा लेती रहे। लेकिन आज वो भी 30-40, 10-10, 50-50 बंदों के साथ में काम कर रहे हैं और अपना गुजर बसर कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है। और हम मिलते हैं, हम मिलते जुलते रहते हैं, जब भी कभी मौका मिलता है आपस में मिलते हैं और बैठते हैं और बातें करते हैं, एक दूसरे के बारे में मालूमात करते हैं, क्योंकि हम उस मिट्टी से जुड़े हुए हैं, गांव से जुड़े हुए आदमी, गांव से जुड़ा हुआ आदमी आपको बताया कि मोहब्बत वाला आदमी, क्योंकि जो गांव की चीजें थी और लाइफ में जमीन और आसमान का फर्क था। गांव के खेलों के बारे में तो आपको पता ही होगा कि गांव में गिल्ली डंडा, कबड्डी, वॉलीबॉल, कुश्ती, ये गांव के खेल हुआ करते थे हमारे टाइम में जब हम छोटे थे। क्रिकेट वगैरह तो वहां पर होती नहीं थी। आज क्रिकेट आ गई और आपको पता है गांव की लाइफ, वो चूल्हे की रोटी, वो सरसों का साग, वो माँ का प्यार, बेटा खा ले, वो मक्खन लगा के खिलाना, चूल्हे के पास गरम गरम रोटी, वो फटा हुआ कुर्ता, फटा हुआ पजामा, माँ के हाथ की तुरपाई, बट बहुत अच्छा लगता। लेकिन क्या करें, मजबूरी थी, हालात ऐसे नहीं थे। दिल्ली जैसी जगह में जब आए तो यहाँ का वो एक कमरे में रह के घुट के बहुत याद आता था। वतन में रहते थे तो वतन के लोग तंग करते थे, वतन को छोड़ दिया तो यादें वतन सताती है। आज भी हमें अपना वो गांव बहुत याद आता है। जाते हैं तो कभी भी जाते रहते हैं, बराबर गांव के लोगों से मिलते हैं। मिलना जुलना बहुत जरूरी है, सोशल होना बहुत जरूरी है लाइफ में। एक चीज का और ख्याल रखें, पैसा कम हो ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सोशल होना बहुत जरूरी है लाइफ। अगर हम सोशल हैं तो हम कामयाब हैं, क्योंकि अगर सोशल नहीं है, हम चाहे कि हम कॉलर हमारा ऊपर है, व्हाइट कॉलर हम किसी से नहीं मिले, वो कुछ नहीं है। लाइफ में सोशल होना बहुत जरूरी है। अगर हम सोशल हैं तो लोग हमें याद करेंगे, नहीं तो कोई याद नहीं करता। बड़े बड़े आए चले गए, कोई किसी को याद नहीं करता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आज जो बड़े हमारे जो बादशाह गुजरे हैं, चाहे वो औरंगजेब ले लो या बादशाह अकबर ले लो या हुमायूं ले लो, एक तरफ वो और एक तरफ आप ले लो कि दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया है। हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह जो है ये एक मोहब्बत के पुजारी थे। आज उनकी कबर पे लोगों का तांता लगा रहता है क्योंकि वो मोहब्बत के पुजारी थे, ये बादशाह लोग थे। आज उनके यहाँ पर कोई जाके भी नहीं भटकता। कोई हुमायूं के मकबरे पर 2-4 आदमी नजर आएंगे, आपको कोई नजर नहीं आएगा। आप दरगाह पर जाके देखेंगे आपको सैकड़ों आदमियों की कतार लगी हुई, क्योंकि ये मोहब्बत के पुजारी थे। मोहब्बत बहुत जरूरी है, सोशल होना बहुत जरूरी है। इन सारी चीजों को बच्चों याद रखना। और लाइफ में 2-3 बातें और बताता हूं कि कामयाबी के लिए 2-3 बातें बहुत जरूरी है, ये जो लाइफ में हम सबको अपने जीवन में रखनी है। कि जब भी आप जिस भी बिजनेस में, जिस भी फील्ड में जाते हैं, तो एक तो आपका साथ, जो भी आपके साथ है, उसके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके साथ आपके रिलेशन होना चाहिए कि जो वो आपके साथ काम कर रहे हैं उसको ऐसा लगना ही नहीं चाहिए मैं किसी और का काम। नंबर 2, किसी को इग्नोर नहीं करना। कोई छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी हो, उसको इग्नोर नहीं करना, सबको एक तरह से। और नंबर 3, वक्त की कदर करना। वक्त बहुत कीमती चीज है। जिसने वक्त की कदर नहीं की, वक्त ने उसकी कदर, क्योंकि वक्त ऐसी चीज है कि हमें ऊपर ले जाता है और वक्त ही हमें नीचे लाता है। तो हमें वक्त की कदर करना है। और इस पर एक शेर याद आता है कि उम्र भर कौन किसे याद किया करता है, उम्र भर कौन किसे याद किया करता है और वक्त के साथ ख्यालात बदल जाते हैं। तो वक्त को हमेशा याद रखना। और इससे ज्यादा मैं आपको क्या बताऊं, ये मेरी जीवन की जो हो रही है दिनचर्या रही है। और मुझे आज बड़ा फख्र होता है, मैं आप लोगों के बीच में आया। मुझे मेरे भाई, बड़े भाई बोलूंगा मैं इनको,
सभी बंधु, बड़े भाई भी बंधु, इन्होंने मुझे मौका दिया आप सबके बीच में और मैं आज आया, और इसी के साथ साथ मैं आपसे वो विदा करता हूँ। मुझे थोड़ा बहुत शौक है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि सोशल होना बहुत ज़रूरी है, तो मैं कभी कभी मुशायरों में भी जाता हूँ, कभी कभी सम्मेलन में जाता हूँ, कभी कुछ लोग मुझे बुला लेते हैं, तो मुझे 4 पंक्तियाँ आपके सामने भी रखनी है कि मरीज हमको दवाएं बताने लगते हैं, मरीज हमको दवाएं बताने लगते हैं और बुरा हो वक्त तो सब आजमाने लगते हैं। मरीज हमको दवाएं बताने लगते हैं और बुरा हो वक्त तो सब आजमाने लगते हैं, और खुदा बुजुर्गों को ताउम्र खुद कफील रखे। कफील कहते हैं तंदुरुस्त। यार क्या हालात पे इंसान कि खुदा बुजुर्गों को ताउम्र खुद कफील रखे, वरना खून के रिश्ते रुलाने लगते हैं, वरना खून के अजीब दौर है गुर्बत की सरबुलंदी, अजीब दौर है गुर्बत की सरबुलंदी का। आज जैसे गरीबी चल रही है, आपको बताइए कि अजीब दौर है गुर्बत की सरबुलंदी का, कि पढ़ाई छोड़ के बच्चे भी अब कमाने लगते हैं, पढ़ाई छोड़ के बच्चे भी अब कमाने लगते हैं। और अगला बंद है कि दिलो दिमाग में कितनी खटास रखते हैं, दिलो दिमाग में कितनी खटास रखते हैं जो अपने जिस्म पर महंगा लिबास रखते हैं, दिलो दिमाग में कितनी खटास रखते हैं जो अपने जिस्म पर महंगा लिबास रखते हैं। और अगला बंद है कि नए अमीरों के घर भूल कर भी मत जाना। ये बहुत ये जरूर है, लेकिन इसमें सच्चाई है जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप तसल्ली से देख सोचेंगे कि नए अमीरों के घर भूल कर भी मत जाना, नए अमीरों के घर भूल कर भी मत जाना, हर एक चीज की कीमत बताने लगते हैं और बुरा होगा। इसी के साथ आप सबका हो गया, आपने मुझे याद किया, तो उम्मीद है कि आप लोग भी एक दिन बहुत ऊपर जाएंगे और देश के लिए काम करेंगे, तरक्की करेंगे। मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं अपने इस ब्रांड को हिदायती और युवक की तरह ले जाऊं और देश में अपना कुछ नाम। इसी के साथ साथ सभी से मेरा आज जोड़ के विनती, कुछ गलती हो गई हो, कुछ बड़ा आदमी हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ।